का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जिस लेख के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम जिस खत के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह खत अक्टूबर 1930 में आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया। अपने आप में एक दार्शनिक सोच रखता हुआ यह खत समाज को एक दिशा प्रदान करने की कोशिश करता है। इसमें ऐसे भावनाओं का प्रगति के उस आयाम का जिक्र है जिसे एक तरह से देखा जाना बहुत सारी किताबों को पढ़े जाने से पहले जरूरी है। इस खत को पढ़ा जाना भी बहुत सारी किताबों को पढ़े जाने से पहले जरूरी है। जी हाँ, अक्टूबर 1930 में जेल से लिखा गया यह खत सितंबर 1931 में लाहौर से प्रकाशित द पीपल में छपा और फिर उसके बाद दुनिया के सामने उस सोच का आगाज हुआ जो सोच भगत सिंह की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैं नास्तिक क्यों हूँ खत के बारे में। एक 20 पेज का एक खत कह सकते हैं, एक लेख के कह सकते हैं, जो भगत सिंह ने अपने नाम, अपने उन साथियों के नाम और हर तमाम तरह के लोगों के नाम लिखा जो उन्हें अहंकारी समझते थे कि अहंकार के कारण भगत सिंह ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं। लेकिन भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की जो भौतिकवादी समझ है उसको पेश करते हुए कि मानव के अतिरिक्त अगर कोई ईश्वर की सत्ता है तो उसे वैज्ञानिक ढंग से निराधार साबित किया जा सकता है। यह भगत सिंह ने अपने खत में उसको साबित करने का प्रयास किया है। देखिए, अपने अहंकार को कैसे खत्म कर सकते हैं अध्ययन के जरिए। भगत सिंह अध्ययन पर बल देते हैं। भगत सिंह अपनी समाजवादी सोच को दिखाते हुए कहते हैं कि समाज की प्रगति के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं। तो उसमें बाकुनिन की किताब का जिक्र करते हैं, मार्क्स की थ्योरीज का जिक्र करते हैं, बाकुनिन की थ्योरीज का जिक्र करते हैं, लेनिन के बारे में जिक्र करते हैं, त्रोत्स्की के बारे में जिक्र करते हैं और अन्य जो सभी देशों में क्रांतिकारी, अन्य देशों में जो क्रांतिकारी रहे उस समय के अन्य तरह के लोग जो समाजवादी अवधारणा को देखते थे, समाजवादी अवधारणा के बारे में विचार करते थे या वामपंथी विचारधारा के बारे में विचार करते थे, उन सभी का एक मिश्रित समन्वय इस खत में अपनी छाप छोड़ता है। भगत सिंह खत के जरिए बताते हैं कि असहयोग आंदोलन के दिनों में जब वो नेशनल कॉलेज में दाखिल हुए तो वहीं जाकर उन्होंने उदारतावादी सोच से सोचना शुरू किया, उदारतावादी तरीके से सोचना शुरू किया और ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर की आस्था को त्यागने का जो काम है वो बहुत बाद में जाके शुरू हुआ। वो कहते हैं कि जो क्रांतिकारी दल थे उसमें भी नास्तिकता का विचार उस समय तक हावी नहीं हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी दल में हिंदुस्तान में यदि कोई नास्तिकता का विचार लेकर आया तो वो भगत सिंह थे। एक 20 पेज का खत जिसका कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जो हर समय में, आज कल या आने वाला कल, हर समय में वह अपने उसी रूप में साबित होता रहेगा। कि जैसे भगत सिंह लिखते हैं कि आत्मनिर्भरता को अहमन्यता के रूप में, यानी कि अहंकार के रूप में व्याख्यात कर लेने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। भगत सिंह कहते हैं कि यदि कोई आत्मनिर्भर है, यदि कोई काम अपना संव्य करना चाहता है और लोग यदि उसे कहते हैं कि नहीं यह अहंकारी व्यक्ति है, तो यह व्याख्या हमेशा, इसकी गुंजाइश बनी रहेगी। यह बड़ी दुखद और बुरी बात है, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता है। आप किसी प्रचलित विश्वास का विरोध करके देखिए, किसी ऐसे नायक या महान व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। भगत सिंह अपने समय का उदाहरण देते हैं। हम अपने समय के किसी भी उदाहरण को उठाकर देख सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की आलोचना करके देखिए जो समाज में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा हो या समाज में प्रसिद्ध हो। आपको आज के समय में अगर नई भाषा में कहा जाए तो ट्रोलिंग आपको देखने को, आपकी ट्रोलिंग आपको देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में लोग यह मानते हो कि वह कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी आलोचना की ही नहीं जा सकती। आप तर्कों की ताकत, आपके तर्कों की ताकत, अध्ययन के बाद जो आपके तर्क बनते हैं, आपके तर्कों की ताकत लोगों को मजबूर करेंगी कि वे अहंकारी कहकर आपका मजाक उड़ाएं। इसका कारण मानसिक जड़ता है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण होते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि क्रांतिकारी के दो महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहते हैं कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन, यह क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण होते हैं। यह नहीं कि महात्मा जी महान हैं इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। हम महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए भगत सिंह कहते हैं कि यह नहीं है कि महात्मा जी महान है इसलिए किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे पहुंचे हुए आदमी हैं, इसलिए राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नीति शास्त्र पर वे जो कुछ कह देंगे वह सही होगा। आप सहमत हो या न हो, पर आपको कहना जरूर पड़ेगा कि यही सत्य है। कि हम महात्मा जी की महानता के सामने उनकी सारी आलोचना
बेकार हो जाती है क्योंकि लोग उन्हें इतना मानते हैं। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती है। साफ जाहिर है यह प्रतिक्रियावादी मानसिकता है कि हम प्रतिक्रिया देने में इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि हम समाज हमारा उसी जगह ठहर जाता है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम सत्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास बना लिया था, इसलिए उस विश्वास को या उस परम सत्ता को चुनौती देने वालों को अगर काफिर या गद्दार कहा जाना है, क्योंकि उसके तर्क इतने वजनी हैं कि उसकी काट संभव ही नहीं है। कि अगर आप अध्ययन कर लेते हैं और अगर आप नास्तिकता के खिलाफ अपने तर्क लगाते हैं और अगर उन तर्कों की कोई काट संभव नहीं है तो आपको अहंकारी कहा जाना स्वाभाविक है। ये भगत सिंह अपने इस खत में लिखते हैं। भगत सिंह इस खत में अन्य बहुत सी चीज़ों का जिक्र करते हैं। यह खत आपको अवश्य एक बार पढ़ना चाहिए। भगत सिंह अपना दर्शन, अपना सामाजिक हिस्सा, अपना साहित्यिक हिस्सा सब इस खत में निचोड़ के रख देते हैं। भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, देश के लिए शहीद आजम कहलाए और उनके ऊपर विभिन्न तरह की किताबें बाजार में 23 साल के व्यक्ति के ऊपर शायद 2300 के करीब किताबें बाजार में मौजूद होंगी। लेकिन फिर भी यदि आप भगत सिंह के ऊपर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको लालसा है, तो एक किताब श्री कुलदीप नायर जी ने लिखी है विदाउट फियर, जो कि अंग्रेजी में उपलब्ध है। और श्री भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, लेखक भगत सिंह और समाज शास्त्री भगत सिंह, दर्शन शास्त्री भगत सिंह के भांजे श्री जगमोहन सिंह और श्री चमन लाल जी ने उनके और उनके साथियों के जो दस्तावेज है, जैसे भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी डायरी लिखी, कुछ खत लिखे, कुछ लेख लिखे, अपने परिवार के नाम खत लिखे, अपने साथियों के नाम खत लिखे, लोगों के नाम खत लिखे, वे सब संकलित करके उन्होंने एक किताब का रूप दिया, एक पुस्तक का रूप दिया, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। आप इस किताब को भी एक बार पढ़ सकते हैं यदि आप भगत सिंह को और जानना चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह की लेखनी में जो गहराई है उसे समझने के लिए आपको सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, आपको इन चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तब आप समझ पाएंगे कि हर दौर के भगत सिंह सत्ता की नज़र में विद्रोही, देशद्रोही ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।